राघव, जिया और बाकी सभी योद्धा कुछ देर पहले ही पवित्र पहाड़ी से निकले थे कि तभी उन्हें एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है, जिसकी आवाज खतरनाक शक्तियां के साथ पवित्र पहाड़ी से निकली थी। भाई, यह किस तरह का खतरनाक धमाका था? आखिर पवित्र पहाड़ी में अंदर चल क्या रहा है? जिया ने हड़बड़ाते हुए पूछा। हो सकता है यह आर्यन की वजह से हो, क्योंकि वो अभी भी पवित्र पहाड़ी के अंदर कालिका से मुकाबला कर रहा, राघव ने जवाब देते हुए कहा। यंग मास्टर आर्यन, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इतना खतरनाक मुकाबला यंग मास्टर और कालिका के बीच हो सकता है? धमाके की खतरनाक रूप से बाहर निकलती हुई शक्तियों को देख जिया उलझन में थी, लेकिन फिर भी वो आर्यन के लिए चिंतित थी। राघव ने जिया के दोनों हाथ पकड़े और उसे समझाते हुए बोला, जिया, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने पहले ही प्रभाकर जी को संदेश भेज दिया था, उन्होंने अब तक दिव्य पहाड़ी का दरवाजा खुलवा दिया होगा। दिव्य पहाड़ी का दरवाजा खुल चुका है, हमें जल्द यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। अब तक तनीस भी पवित्र पहाड़ी से बाहर निकल आया था। उसने दिव्य दरवाजे की दिशा में कुछ महसूस किया था। इसके बाद वो सभी जल्दबाजी करते हुए दिव्य पहाड़ी के दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं। दूसरी तरफ पवित्र पहाड़ी के अंदर कालिका अभी भी आर्यन के द्वारा किए गए इंस्क्रिप्शन पैटर्न के हमले से जूझ रही थी। उसकी दर्द भरी चिल्लाने की आवाजें पूरी पवित्र पहाड़ी में गूंज रही थी। उसके चारों ओर तूफान की तरह घूमती हरे रंग की शक्तियां आग की तरह लाल रंग की हो चुकी थी। इसके बाद उसने अपने हाथों से एक बार फिर अजीबोगरीब साइंस बनाए। उसके हाथों में एक पीले रंग की चमक दिखाई दी। अगले ही पल कालिका का विशालकाय शरीर एक सुराही जैसी फॉर्मेशन में कैद हो गया। कालिका अपने हाथ पैरों से हमला करते हुए उस फॉर्मेशन को तोड़ने लगती है। बीच बीच में वो ब्लड रीपर ब्लेड का भी इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन वो कुछ भी पैंतरा क्यों ना आजमा रही हो, फिर भी उस फॉर्मेशन पर एक खरोंच तक नहीं ला पा रही थी। कालिका को फॉर्मेशन तोड़ने के लिए इतनी मेहनत मशक्कत करता देख आर्यन के चेहरे पर एक हंसी भरी मुस्कान आ जाती है। अच्छा, तो यह है स्काई मेल्टिंग इंस्क्रिप्शन पैटर्न की असली शक्तियां। भले ही यह गॉड पैटर्न मेरा हो, लेकिन इसको इतना ताकतवर जिंदगी प्रदान पेड़ की शक्तियों ने बनाया है। अगर मैं खुद की शक्तियों से इस पैटर्न का इस्तेमाल करता, कालिका को कभी भी इस हद तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। क्या यह गॉड लेवल पैटर्न है? और इसमें तो कुछ डिवाइन रियर्न की शक्तियां भी महसूस हो रही हैं। कालिका ने फॉर्मेशन पर एक खरोंच न आते हुए सोचा। आर्यन ने स्काई मेल्टिंग पैटर्न और इंस्क्रिप्शन पैटर्न दोनों को मिलाकर यह स्काई मेल्टिंग इंस्क्रिप्शन पैटर्न का हमला क्या था। इस हमले से डिवाइन रियर्न का योद्धा भी नहीं बच सकता था, क्योंकि एक तो आर्यन के दोनों पैटर्न गॉड लेवल के थे और दूसरा आर्यन की शक्तियां जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट की शक्तियों की मदद से डिवाइन रियर्न तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद आर्यन उसे खत्म करने के लिए फियोनिक्स सॉल का इस्तेमाल कर फियोनिक्स फायर से हमला करता है। फियोनिक्स बर्ड जोर से चिंघाड़ती है और तेजी से उड़ते हुए सुराही जैसी फॉर्मेशन के पास पहुंच उस पर फियोनिक्स फायर से हमला करने लगती है। कालिका, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस जवान लड़के ने गॉड इंस्क्रिप्शन पैटर्न का इस्तेमाल कर तुम्हें कैद किया। आज यह दिन तुम्हारी मौत का दिन है। जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट की ठंडे स्वर में आवाज सुनाई दी, जो अभी भी आर्यन के शरीर में था। जिंदगी प्रदान पेड़ पहले कालिका को मारना चाहता था ताकि चंडालिका को बाद में कोई मदद न मिले और उसे आसानी से मारा जा सके। हाँ 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 हाँ, क्या यह मोर्टल इंसानी बच्चा मारेगा मुझे? यह आखिर कब तक बचेगा? इसकी शक्तियां कुछ ही समय बाद खत्म हो जाएंगी। चलो ठीक है, मैं भी देखना चाहती हूँ यह लड़का मुझे पहले मारता है या फिर खुद की शक्तियां कम करता है, चंडालिका ने हंसते हुए कहा। यह शब्द कालिका के विशालकाय शरीर के मुंह से निकल रहे थे। भले ही यह उसके मुंह से निकल रहे थे, लेकिन इनको बोलने वाली चंडालिका थी, जो कालिका के विशालकाय शरीर के अंदर घुस उसे इस्तेमाल कर रही थी। इसमें कुछ गलत भी नहीं था, क्योंकि एक तरह से वो खुद को ही कंट्रोल कर रही थी। लड़के, मैं तुम्हें पूरी तरह से अवशोषित कर लूंगी, फिर तुम्हारे दोनों गॉड लेवल पैटर्न मेरे हो जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि मेरी शक्तियां फिर कितनी हद तक बढ़ जाएंगी। उसके बाद पहले मैं खुद को पुनर्जीवित करूंगी, फिर इस दुनिया में इंसानों का कत्लेआम करूंगी। इसके बाद वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपने विशालकाय शरीर में तेजी से शक्तियां बहाने लगी। फिर उसने इमोर्टल डिमन रक्त नाम का एक हमला किया।
हमला करते ही सैकड़ों की तादाद में डिमोनिक ऊर्जा से जलते हुए डेविल फूल फॉर्मेशन के चारों तरफ की सतह में गड़ने लगते हैं। उनके फॉर्मेशन की सतह पर गड़ने से उसमें दरारें आने लगीं। चंडालिका ने अपने डिमन खून की शक्तियों का इस्तेमाल कर कालिका की शक्तियों को अजीब तरह से और ज्यादा ताकतवर बना दिया है, आर्यन ने घबराते हुए सोचा। इसके बाद उसने अपने हाथ से निर्वाणा फायर निकालते हुए हमला किया। उसके हाथ से निर्वाणा फायर किसी रोशनी की तरह निकलते हुए कालिका के शरीर से जा टकराती है, जिसके टकराने से वहां भूकंप की तरह कंपन पैदा होने लगती हैं। इस कंपन से पूरा बेरियल प्लेस कांप रहा था। इतनी खतरनाक शक्तियों की कंपन को महसूस कर प्राचीन गॉड्स भी दंग थे। मैं एक प्राचीन गॉड हूँ, किसकी हिम्मत हुई मुझे खत्म करने की? मैं एक प्राचीन डिमन गॉड हूँ जो एक दिन फिर से पुनर्जीवित होने वाला हूँ, किसकी हिम्मत हुई मुझ पर हमला करने की? आर्यन बुरा हुआ। तुम्हारी निर्वाणा फायर की वजह से पूरा बेरियल प्लेस कांप रहा है। सभी प्राचीन गॉड्स की स्पिरिट गुस्से में है और पूरे बेरियल प्लेस का बैलेंस बिगड़ रहा है। अमीरा की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। क्या यह सुन आर्यन भी घबराने लगा। सीनियर, अब मुझे क्या करना चाहिए? आपके पास इसका कोई उपाय है? उसने अपने हाथ से निर्वाणा फायर निकालना जारी रखते हुए पूछा। मैं बेरियल प्लेस में कैद हूँ, जिस वजह से मैं तुम्हारी मदद करने बाहर नहीं आ सकती। न ही मैं बेरियल प्लेस की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती हूँ। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अमीरा ने जवाब दिया। लेकिन उसकी आवाज में आर्यन के प्रति चिंता साफ नजर आ रही थी। वो उसकी मदद तो करना चाहती थी, लेकिन अपने भाग्य से मजबूर थी। शायद उसके भाग्य में यही बेरियल प्लेस में कैदी बनकर रहना लिखा था। ऊपर से वो वहां की शक्तियों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक मास्टर या मालिक के अलावा कोई भी बेरियल प्लेस की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा और पूरी तरह से अपनी शक्तियों पर ही निर्भर रहना होगा, आर्यन ने खुद से ही कहा। इसके बाद उसने अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए निर्वाणा फायर का हमला करना जारी रखा। आर्यन की शक्तियां 90% तक खर्च हो चुकी थी। निर्वाणा फायर को लगातार जलाए रखने के लिए उसे बहुत ज्यादा मात्रा में शक्तियां खर्च करनी पड़ती थी। दूसरी तरफ चंडालिका यानी उसकी स्पिरिट कालिका चीखते चिल्लाते हुए फॉर्मेशन को जल्द से जल्द तोड़ने के लिए बार बार हमला कर रही थी। आर्यन के लगातार निर्वाणा फायर के हमले से उसकी हालत भी काफी खस्ता होने लगी थी। आर्यन की अधिक मात्रा में शक्तियां खर्चे होने से वो हांफने लगा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि निर्वाणा फायर का हमला उसकी इतनी शक्तियां खर्च कर देगा। अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि आखिर क्या करे। तभी हरे रंग की शक्तियों से बना एक हाथ उसके कंधे को छूता है। आर्यन, तुमने बहुत अच्छे से मुकाबला किया है। यह हरे रंग की शक्तियों से बना हाथ जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट का थी, जिसका पूरा शरीर पारदर्शी नजर आ रहा था। सीनियर, मेरी शक्तियां जल्द खत्म होने वाली है, आर्यन ने हांफते हुए कहा। उसे पछतावा भी हो रहा था। आखिर क्यों वो उसकी शक्तियां हासिल करने के बाद भी उस डिमन को नहीं हरा पाया। कोई बात नहीं, अब तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट ने आर्यन के कंधे को थपथपाया। इसके बाद उसने हरे रंग की रोशनी से कालिका के विशालकाय शरीर पर हमला किया। जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट का यह हमला आर्यन की निर्वाणा फायर से भी दोगुना शक्तिशाली था। हमला जैसे ही कालिका के शरीर से टकराया, एक जोरदार धमाका हुआ। जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट ने अपनी शक्तियों के सोर्स को जलाकर उस पर हमला किया। शक्तियों के सोर्स जलाने से कुछ देर के लिए योद्धा की शक्तियां तो बढ़ जाती थी, लेकिन फिर वो कभी उस लेवल पर नहीं पहुंच पाता था जिस लेवल पर वो पहले कभी था। कुछ की तो मौत भी हो जाती थी। क्या आपने अपना शक्तियों का सोर्स जला दिया? आर्यन उसके लिए चिंतित नजर आ रहा था, लेकिन जिंदगी प्रदान पेड़ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जल्दी फॉर्मेशन कंट्रोल करने में मेरी मदद, उसने फॉर्मेशन को बेकाबू होते हुए कहा। ठीक है सीनियर, आर्यन ने उसकी मदद करने के लिए हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। इसके बाद उसने भी अपने एक हाथ से निर्वाणा फायर की शक्तियां निकालते हुए हमला किया। आर्यन जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट द्वारा लिए गए कठोर निर्णय के बारे में सोच रहा था। सच में अपनी शक्तियों का सोर्स जलाने के लिए एक योद्धा को बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, लेकिन फिर भी बिना किसी लालच के जिंदगी प्रदान पेड़ ने अपनी शक्तियों का सोर्स खत्म कर दिया।
ताकि हम जैसे मोर्टल इंसानों को चंडालिका जैसे डिमन से बचाया जा सके। दो शक्तिशाली योद्धाओं के एक साथ हमला करने से कालिका बहुत ज्यादा मुश्किल में थी। इस वक्त उसके मुंह से थोड़ा खून भी निकल रहा था। फिर उसने हांफते हुए सोचा, मुझे जल्द कुछ करना होगा, वरना मैं जिंदा नहीं बचूंगी। शायद मुझे इन्हें नजरनाज कर भाग जाना चाहिए। चंडालिका भागने के बारे में सोच रही थी। आखिर आगे क्या होगा? आर्यन के इस रोमांच से भरे सफर में क्या चंडालिका भाग जाएगी या फिर आर्यन द्वारा बहुत ही जल्द मारी जाएगी? चंडालिका वहां से भागने के बारे में सोच एक डिमन डार्क मून ब्लैड नाम का शक्तिशाली हमला करती है। यह हमला ब्लड रीपर ब्लैड के हमले से भी कई गुना शक्तिशाली था। यह डिमन डार्क मून ब्लैड बिल्कुल ब्लड रीपर ब्लैड की तरह दिखती थी, लेकिन इसका साइज उससे 10 गुना ज्यादा बड़ा था। इसी तरह उसमें महसूस होने वाली शक्तियां भी 10 गुना अधिक थी। डिमन डार्क मून ब्लैड सुराही जैसी फॉर्मेशन से जाकर टकराती हैं, जिसके टकराने से फॉर्मेशन पर दबाव बढ़ने लगता है और उसमें दरारें तक पड़ने लगती हैं। उस हमले से निकल रही खतरनाक शक्तियों से पास ही मौजूद पहाड़ भी चकनाचूर होकर धूमिल हो गए थे। चारों ओर डिमोनिक शक्तियों की फैलने लगी थी। इस हमले की खतरनाक शक्तियों को महसूस कर आर्यन भी थोड़ी घबराहट महसूस करता है, लेकिन उसने अपने हाथों से निर्वाणा फायर निकाल हमला करना जारी रखा था। यह तो कितनी खतरनाक शक्तियां हैं! यह डिवाइन रियल्म की पीक लेवल शक्तियां हैं और यह डिमन डार्क मून ब्लैड नाम का हमला एक सुप्रीम लेवल हमला है, इसलिए उसकी शक्तियां इतनी खतरनाक महसूस हो रही है। बगल में खड़े जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट ने आर्यन को समझाते हुए कहा। इसके बाद वो आर्यन के पीछे आता है और उसकी पीठ पर अपने दोनों हाथ रख उनमें शक्तियां बहाते हुए आर्यन के शरीर में भेजने लगता है। जैसा कि कालिका बस चंडालिका की एक स्पिरिट है और वो खुद एक उसकी समझ से तैयार हुई क्लोन है, इसलिए वो इस सुप्रीम लेवल हमले की पूरी शक्तियां इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर प्राचीन समय की डिमन लॉर्ड चंडालिका इस हमले को करती, वो इसके एक ही वार से एक प्राचीन गॉड तक को खत्म कर सकती थी। लेकिन कालिका इस हमले को ज्यादा देर तक जारी नहीं रख पाएगी, क्योंकि उसकी शक्तियां ज्यादा मात्रा में खर्च होंगी, जो उसके खुद के लिए खतरनाक होगा। तभी फॉर्मेशन पर पड़ती दरारों में से एक दरार को देख उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं, जिसमें से कुछ डिमोनिक कोहरा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। बुरा हुआ, चंडालिका भागने के बारे में सोच रही है। जल्दी करो और प्रिजन वॉइड पैटर्न का इस्तेमाल कर एम्प्टी प्रिजन नाम का हमला करो। चंडालिका को फॉर्मेशन में पड़ती दरारों की बीच से भागते देख जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट ने घबराते हुए कहा। तभी चंडालिका की आवाज सुनाई दी, आसमान निकल डिमन फूल। इसके बाद लगभग 10,000 फुट ऊंचा एक डिमन फूल जमीन को फाड़ते हुए बाहर निकलता है। यह डिमन फूल एक पेड़ की तरह था, लेकिन इसमें टहनियों की जगह पंखुड़ियों से बने डिमोनिक मुंह थे, जिनमें लंबे लंबे कांटे उनके दांतों को काम कर रहे थे। इस डिमन फूल में बहुत अधिक मात्रा में डिमोनिक शक्तियां महसूस हो रही थी, जिनका एहसास होते ही आर्यन ने घबराते हुए जिंदगी प्रदान पेड़ से पूछा, यह क्या बला है? इसमें कोई शक नहीं, यह डिमन लॉर्ड चंडालिका की शक्तियां हैं, लेकिन यह उसकी शक्तियों का बस एक छोटा सा हिस्सा है। हमें जल्द से जल्द कालिका को खत्म करना होगा, वरना एक बार उसके बाहर निकलते ही वो इस डिमन फूल के साथ मिलकर हमको स्वर्गलोक भेज देगी। इसी बीच चंडालिका की समझ से तैयार क्लोन भी भागने में कामयाब हो जाएगी, जिंदगी प्रदान पेड़ ने सिचुएशन को समझते हुए कहा। इसके बाद उसने लगभग अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कालिका पर हमला किया। जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट के हाथों से भारी मात्रा में हरे रंग की शक्तियों की एक रोशनी निकल फॉर्मेशन में कैद कालिका को जलाने लगती है। सीनियर, आप क्या करने की सोच रहे हैं? अगर आपने ऐसे ही शक्तियों को निकालना जारी रखा तो मुझे डर है यह आपके लिए जानलेवा साबित होगा, आर्यन ने उसकी चिंता करते हुए पूछा। मैं बस धरती और स्वर्गीय ऊर्जा से बने एक जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट हूँ। मेरी जान इतनी भी कीमती नहीं, लेकिन अगर आज यह डिमन आजाद हो जाती हैं, तो यह पूरे महाद्वीप पर खूनी कोहराम मचा देगी, जिसकी चपेट में आकर ना कोई इंसान बचेगा, ना कोई जानवर, यहाँ तक प्राकृतिक पेड़ पौधों, पहाड़ों और नदियों सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आर्यन उसकी बातें सुन एक पल के लिए जम सा गया, लेकिन वो दिल से उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका।
सच में यह एक बहुत बड़ा योगदान ही नहीं बल्कि बलिदान भी है। कोई किसी के लिए अपनी जान नहीं देता, लेकिन इस जिंदगी प्रदान पेड़ को अपनी छोड़ पेड़ पौधों, नदियों और पहाड़ों तक की भी चिंता है। इसके बाद वो खुद से ही एक दृढ़ संकल्प के साथ निर्णय लेता है। मैं आर्यन सिंह, भले ही मेरी हेवनली रियन की शक्तियां कम हो, लेकिन मैं इस महाद्वीप के लोगों, जानवरों, पेड़ पौधों और नदियों पहाड़ों की रक्षा करने के लिए खुद का बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटूंगा। मुझसे जितना बन पड़ सकेगा मैं उतनी कोशिश करूंगा। यह संकल्प लेने के बाद आर्यन ने अपनी दिव्य सॉल फियोनिक्स सॉल को जलाते बलिदान करते हुए उसकी फियोनिक्स फायर का इस्तेमाल कर कालिका पर हमला किया। फियोनिक्स फायर के हमले से कालिका की एक दर्दनाक चीख निकल गई। आह! हा! आर्यन अपनी फियोनिक्स फायर की शक्तियों को बढ़ा हुआ महसूस करता है। यह कैसे संभव है? उसकी शक्तियां इतनी जल्दी कैसे बढ़ सकती हैं? उसने हैरान होते हुए कहा। जिंदगी प्रदान पेड़ एक फिकी सी मुस्कान के साथ हल्का सा हंसा। भले ही एक इंसान की शक्तियां कम हो, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है। जब तक किसी की दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, कोई मिटा नहीं सकता। एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उसकी शक्तियां भी 2 गुनी बढ़ जाती हैं। आर्यन को उसकी यह बूढ़े लोगों वाली तर्कसंगत बातें बिल्कुल समझ नहीं आई, लेकिन वो इतना समझ चुका था, शायद यह सब उसकी दिव्य फियोनिक्स सॉल का बलिदान देने से मुमकिन हुआ था। उसकी फियोनिक्स सॉल नष्ट होने की बजाय दुगनी रफ्तार से और अधिक शक्तिशाली हो गई थी। कालिका उन दोनों के लगातार किए जा रहे हमलों से जूझते हुए इधर उधर हाथ पैर मार रही थी। बेवकूफ, पागल लड़के, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसा एक मोर्टल इंसान मुझे मारने के लिए अपनी दिव्य सॉल तक नष्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। वो इस वक्त दर्द और गुस्से से कांप रही थी। जिंदगी प्रदान पेड़ व्यंग्यात्मक तरीके से हंसा। हाँ, इसके जैसे अनगिनत पागल और बेवकूफ इंसान अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, तुम जैसे डिमंस को खत्म करने के लिए। कालिका भी व्यंग्यात्मक लेकिन दर्दहीन हंसी। हाँ, मुझे मारने चाहते हो? चलो ठीक है, लेकिन मेरे साथ साथ तुम लोगों की भी आज यही कब्र खुदेगी। उसने अपने हाथों से डेडली फायर जलाते हुए कहा। बुरा हुआ, वो जल्द ही मरकर फटने वाली है। जल्दी करो और अधिक क्षतियां बढ़ाओ। हमें उसे फॉर्मेशन के अंदर ही फूटने देना होगा। जिंदगी प्रदान पेड़ ने उसे आत्म बलिदान देता देख घबराते हुए कहा। अगर कालिका का विशालकाय शरीर मरकर फूट जाता है तो वहां एक धरती को 2 टुकड़ों में बांट देने वाला धमाका होगा, जिसकी चपेट में आकर नदी, पहाड़ और पेड़ पौधे कुछ नहीं बचने वाला। इसके तुरंत बाद उन दोनों ने मिलकर फॉर्मेशन को मजबूत करने के लिए उसकी शक्तियां और बढ़ा दी। इसके कुछ पल बाद एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से पूरी पवित्र पहाड़ी कांपने लगती है। उस धमाके से पूरी दिव्य पहाड़ी एक धमाके की रोशनी में चमकती हुई नजर आ रही थी। दूसरी तरफ राघव, जिया, तनीस और उनके इक्के दुक्के आदमी हड़बड़ी में दिव्य पहाड़ी के दरवाजे से लुढ़कते हुए प्लेटफॉर्म पर आकर गिरते हैं। राघव तुरंत हांफते हुए उठकर खड़ा होने लगता है। राजकुमार राघव, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक एल्डर ने उन लोगों को देख कहा। मिस माहिरा जल्दी से राघव के पास आते हुए उसे खड़ा करने में मदद करती हैं। राजकुमार राघव, आप ठीक तो हैं और बाकी लोगों का क्या हुआ? माहिरा ने अंदर का हाल जानने के लिए जल्दी से पूछा। हम बस कुछ लोग ही बचे हैं, बाकी बचे सभी योद्धा मारे गए, राघव ने हांफते हुए और निराशाजनक भाव में जवाब दिया। उसके चेहरे पर जैसे मायूसी ने घर बना लिया हो। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? इस बार दिव्य पहाड़ी में 60 से भी ज्यादा योद्धा गए थे। वो सभी अपने अपने दलों और क्लानों के टॉप क्लास योद्धा थे, पवन जी ने अविश्वास में कहा। पवन, आखिर हुआ क्या है? प्रभाकर ने उलझन में पूछा। राघव ने अपनी छाती पर हाथ रख खांसते हुए कहा। हम जब पवित्र पहाड़ी पहुंचे तो वहां दरवाजे पर एक प्राचीन फॉर्मेशन थी जिसे कोई नहीं खोल सका, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन उसे खोल देगा। फिर हम जब पवित्र पहाड़ी में अंदर दाखिल हुए तो वहां अचानक प्राचीन डिमन लॉर्ड चंडालिका की स्पिरिट कालिका प्रकट हो गई।
उसके बाद आर्यन ने हमें वहां से बाहर निकालने के लिए खुद वहीं रहकर कालिका से मुकाबला करने की सोची, ताकि हमें कुछ वक्त मिल सके। राघव एक पल के लिए पीछे दिव्य पहाड़ी के दरवाजे की ओर मुड़कर देखता है, जिससे अभी भी धमाके की रोशनी निकलती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन हमें नहीं पता कि यंग मास्टर आर्यन अब किन हालात से गुजर रहे होंगे। उसने मायूसी में अपना सिर नीचे झुकाते हुए कहा। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था, आखिर वो उसको वहां अकेले क्यों छोड़कर आ गया। क्या कालिका, पवन जी उसका नाम सुन हैरान दिख रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि एक बार फिर डिमन लॉर्ड चंडालिका की स्पिरिट उसे जिंदा करने के लिए दिखी हो, मिस माहिरा ने सोचते हुए कहा। राघव अपने सभी भावों को एक तरफ कर खड़ा हुआ और एक ठंडी आवाज में कहा, सभी लोग ध्यान से सुनो। इस बारे में जल्द से जल्द पूरे TNW साम्राज्य में खबर फैला दो। 7 सबसे बड़े दलों और जितने भी बड़े क्लान हैं, उनसे कहो कि तुरंत अपने ताकतवर योद्धा उस डिमन को काबू करने के लिए भेजे, वरना पूरा TNW साम्राज्य नहीं, शायद पूरा दक्षिणी महाद्वीप खतरे में पड़ जाएगा। सभी क्लान लीडर्स, क्या आप लोग दिव्य पहाड़ी में अंदर जा सकते हैं ताकि यंग मास्टर आर्यन की सिचुएशन का पता लग सके। जिया ने सभी लोगों की ओर देख आर्यन की चिंता करते हुए उनसे कहा। इससे पहले वो लोग कुछ जवाब दे पाते, एक विशालकाय जंगी जहाज सबको अपने ऊपर आती हुई दिखाई देती हैं। एक पाल बाद 2 योद्धा उस जंगी जहाज से नीचे कूदते हैं, जिन्होंने सफेद और हल्के नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उनके बाद बैंगनी रंग के कपड़े पहने बेहद ही खूबसूरत एक लड़की नीचे आती है। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि मिस माया थी, जिसने हड़बड़ी में आते हुए पवन जी से पूछा, अंकल, यंग मास्टर आर्यन कहाँ हैं और उन्हें क्या हुआ। माया को जल्दबाजी में आता देख पवन जी ने कहा, इसमें कोई शक नहीं, तुम्हें दिव्य पहाड़ी पर कुछ हलचल के बारे में महसूस हो गया, क्योंकि इस तरह के जोरदार धमाके को कोई भी हेल रन का योद्धा तक आसानी से महसूस कर सकता है। इसके बाद उन्होंने एक गहरी सांस ली। बदकिस्मती से इस एरा का एक काबिल योद्धा दिव्य पहाड़ी की गहराइयों में कहीं खो गया। यह हमारे TNW साम्राज्य के लिए एक दुर्भाग्य की घटना है। फिर उसने दिव्य पहाड़ी के दरवाजे की ओर देखा, जहां धमाके से निकली खतरनाक शक्तियों की रोशनी अभी भी मौजूद थी। अब जब आर्यन जिंदगी प्रदान पानी लाने में नाकामयाब रहा, पता नहीं उसकी छोटी बहन का क्या होगा। पवन जी ने अफसोस भरी एक गहरी सांस छोड़ी और मजबूरी में सिर हिलाने लगे। उनकी अफसोस भरी बातें सुन माया जल्दबाजी में उसके पास आती है। क्या हुआ, यंग मास्टर नहीं रहे तो उसने एक बार मेरी जान बचाई थी। मैं किसी भी हालत में उनकी छोटी बहन को ठीक कर रहूंगी, माया ने मायूसी भरी लेकिन एक दृढ़ संकल्प करते हुए कहा। नोट, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो आप रेटिंग भी कर सकते हैं और चैप्टर के एंड में कमेंट कर अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर कहानी में किसी किरदार में अपना नाम रखवाना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी नए नए किरदारों से आप रूबरू होंगे, शायद उनमें से आप भी एक हो सकते हैं। क्या जैसा यह लोग सोच रहे हैं, आर्यन सच में मर चुका है या फिर उसने कालिका को खत्म कर दिया होगा। आखिर क्या मोड़ लेने वाली है आर्यन की यह दिलचस्प कहानी। अब जब यहाँ के यह हालात हैं तो बेहतर होगा हम पहले जाकर इस बारे में शाही खानदान के एल्डर्स को सूचित करें, प्रभाकर ने कहा। प्रभाकर शाही खानदान का एक एल्डर था, उसे यहाँ राघव और जिया की सुरक्षा के लिए भेजा गया था। अब जब दिव्य पहाड़ी में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई तो उसको जल्द से जल्द यह बात शाही खानदान के सभी एल्डर्स को बतानी होगी। दत्त क्लान के एल्डर पवन जी, खत्री क्लान एल्डर मिस माहिरा, आप लोगों को यहाँ अपने कुछ योद्धाओं को भेजना होगा ताकि दिव्य पहाड़ी पर जैसे भी हालात बने हम उनसे निपटने के लिए पहले ही तैयार हो जाएं, प्रभाकर ने उन लोगों को आगाह किया। एल्डर प्रभाकर, जैसा आपने कहा, मैं यहाँ अपने दत्त क्लान से कुछ योद्धाओं को निगरानी के लिए भेज दूंगा, एल्डर पवन ने कहा। भले ही उनका क्लान मिस्टिक दल से जुड़ा हुआ हो, लेकिन वो लोग शाही खानदान की बात भी नहीं टाल सकते थे। इसके बाद एल्डर प्रभाकर जिया और राघव की ओर मुड़े। राजकुमारी जिया, राजकुमार राघव, आप लोगों को मेरे साथ चलना होगा। फिर वो वहां से मुड़कर जाने लगे।
जिया का मन तो नहीं था वहां से जाने का, क्योंकि वो अभी भी आर्यन के लिए काफी चिंतित थी, लेकिन वो एल्डर प्रभाकर का कहा भी नहीं टाल सकती थी, इसलिए मजबूरन उनके पीछे पीछे जाने लगती हैं। इसके बाद वो लोग दिव्य पहाड़ी छोड़ देते हैं। एल्डर माहिरा और एल्डर पवन अभी भी प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। उन लोगों की नजर दिव्य पहाड़ी के दरवाजे की ओर थी। अगर सच में वो डिमन लॉर्ड फिर से पुनर्जीवित हो गई तो मुझे डर है हम लोग इतना शांत नहीं रह पाएंगे जितना अभी अपने काबिल योद्धाओं को खोने के बाद बैठे हैं, एल्डर माहिरा ने चिंतित स्वर में कहा। इसलिए उस तूफान के आने से पहले हम लोगों को एकजुट रहना होगा, क्योंकि पूर्वजों के अनुसार उस डिमन लॉर्ड से प्राचीन गॉड्स तक निपटने में विफल रहे थे। चलो अब हमें यहाँ अपने कुछ योद्धाओं को निगरानी के लिए छोड़ना होगा जब तक कि शाही खानदान इसका कोई समाधान ना निकाल ले, एल्डर पवन ने जवाब देते हुए कहा। इसके बाद एल्डर माहिरा अपने खतरी क्लान के योद्धाओं की तरफ मुड़ी। तुम सभी आज से दिव्य पहाड़ी पर तैनात रहोगे। अगर यहाँ थोड़ी सी भी हलचल होती है उसकी खबर हम लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचनी चाहिए, उसने उन सभी सफेद हल्के हरे रंग के कपड़े पहने योद्धाओं को आदेश दिया। ठीक है एल्डर, ठीक है एल्डर, खतरी क्लान के सभी योद्धाओं ने एक साथ जवाब दिया। एल्डर पवन माया के पास जाते हैं जो अभी भी दिव्य पहाड़ी के दरवाजे को एकटक देख रही थी। माया बेटा, अब जब आर्यन दिव्य पहाड़ी में मारा गया है तो हमें उसकी छोटी बहन के पॉइजन को ठीक करने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, एल्डर पवन ने माया को दिलासा देते हुए उसके कंधों को थपथपाया। उनके शब्दों में भी मायूसी साफ झलक रही थी। अंकल, मुझे नहीं लगता बिना जिंदगी प्रदान पानी के उस पॉइजन को निकालना मुमकिन है। बाकी दूसरी जड़ी बूटियां और पिल्स, उनसे शायद ही हम आलिया की जान बचा पाए। माया का हर वक्त मुस्कान से खिला चेहरा आज उदासी से मुरझाया हुआ था। उसे आर्यन की चिंता खाई जा रही थी। इसके बाद वो सभी लोग भी वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ दिव्य पहाड़ी के अंदर पवित्र पहाड़ी में कालिका की आंखें गुलाबी हो रखी थी। उसका शरीर एक हल्की गुलाबी रोशनी में चमक रहा था। जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट, सच में तुम बहुत ज्यादा निर्दय हो। तुमने मुझे मारने के लिए अपनी सारी शक्तियां तक खत्म कर दी, जिस कारण तुम भी ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहोगे। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं तो बस लॉर्ड चंडालिका का एक हिस्सा हूँ और अब जब उनकी क्लोन यहाँ से भाग चुकी हैं, मुझे मरने का कोई दुख नहीं, क्योंकि जल्द ही उनकी क्लोन उनके सभी हिस्सों को एक साथ कर उनको पुनर्जीवित कर लेंगी। तब जाकर मेरा इस दुनिया को खत्म करने का सपना भी पूरा हो जाएगा, कालिका ने एक एक शब्द दांत भींच गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। इस वक्त उसे असहनीय दर्द हो रहा था। उसके अगले ही पल कालिका का विशालकाय शरीर एक तेज गुलाबी रंग की आंखें चौंधियाने वाली रोशनी के साथ गायब हो जाता है। उसका शरीर गायब होने के बाद वहां एक लाल रंग का चांद जैसा कुछ दिखाई देता है, जिसे देख आर्यन उसे अपने पास रख लेता है। तभी उसने अपने पीछे एक करहाने की आवाज सुनी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट अपने घुटनों के बल बैठ जोर जोर से खांस रही थी। आर्यन जल्दी से भागते हुए उनके नजदीक गया और उन्हें सहारा देते हुए खड़ा करने लगा। सीनियर, आप ठीक है? उसने उनकी चिंता करते हुए पूछा। मेरी सॉल शक्तियां पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। अब धीरे धीरे मेरी कल्टीवेशन शक्तियां भी खत्म हो रही है, जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट ने हांफते हुए कहा। उनकी शक्तियां कम होती हुई महसूस हो रही थी। सीनियर, इनको फिर से ठीक करना का कोई रास्ता तो होगा। आर्यन उनके लिए बहुत चिंतित नजर आ रहा था। अगर उन्हें बचाने का कोई रास्ता होगा तो वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। कालिका पहले ही मर चुकी हैं। अब मुझे जिंदगी के इस आखिरी पल में कोई पछतावा नहीं। फिर वो धीरे से लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़े होते हैं। बच्चे, तुम्हारी काबिलियत वाकई अद्भुत है। अब मुझे कोई पछतावा नहीं कि चंडालिका की क्लोन यहाँ से भाग निकली, क्योंकि तुम जरूर उसको एक ना एक दिन खत्म कर दोगे। अब मैं शांति से मर सकता हूँ। फिर उन्होंने एक हाथ उसकी ओर बढ़ाया और कहा, तुम जब यहाँ से बाहर निकलो कोशिश करना कि चंडालिका की वो क्लोन दूसरी सीड जगहों पर जाकर अपनी स्पिरिट को आजाद ना कर सके, वरना डिमन लॉर्ड चंडालिका के पुनर्जीवित होते ही एक खूनी तूफान उठेगा जो इस धरती का नामो निशान मिटा देगा। ठीक है सीनियर।
मैं आपकी बातों को याद रखूंगा और कोशिश करूंगा बची बाकी की चारों स्पिरिट किसी भी सूरत में आजाद ना हो सकें। आर्यन ने दोनों हाथ जोड़ एक दृढ़ विश्वास के साथ कहा, मैं मरने वाला हूं, जिस वजह से मैं तुम्हें कोई कीमती तोहफा भी नहीं दे सकता। लेकिन मेरे पास एक चीज है जिसे तुम अपने शरीर में रख सकते हो। इसके बाद उन्होंने अपना एक हाथ जिंदगी प्रदान पेड़ की तरफ करते हुए लहराया। अगले ही पल जिंदगी प्रदान पेड़ एक हरी रोशनी की चमक में पूरी तरह से ढक जाता है। जब चमक गायब होती है, हरा भरा जिंदगी प्रदान पेड़ एक सूखे हुए पेड़ में बदल जाता है। उसके बाद उसमें से एक हरे रंग का छोटा सा पेड़ उड़ते बाहर आता है। यह जिंदगी प्रदान पेड़ का बीज है जो धरती और स्वर्गीय शक्तियों को अवशोषित कर एक जिंदगी प्रदान पानी की बूंद देता है, जिससे किसी मरते हुए इंसान को भी जीवित किया जा सकता है और किसी भी बीमारी को ठीक करने में सक्षम है। अगर तुम कभी जिंदगी और मौत के हालात में पहुंच जाओ तो इसे इस्तेमाल करना, यह तुम्हें तुरंत हील कर देगा। लेकिन सीनियर, आपका क्या? आर्यन ने उनकी फिक्र करते हुए कहा। उन्होंने आर्यन के शरीर के अंदर उस जिंदगी प्रदान पेड़ के बीज को डालते हुए कहा, स्वर्गीय मार्ग का पुनर्जन्म बहुत लंबे समय तक चलता है, शायद एक दिन तुम और मैं किसी और दिन मिल सकें। इसके बाद उनकी स्पिरिट मुस्कुराते हुए धीरे धीरे गायब हो जाती है। सीनियर, अलविदा। मुझे आशा है कि एक दिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, आर्यन ने दुखी मन से मायूस होते हुए कहा। उसके इन शब्दों में दर्द साफ साफ महसूस हो रहा था। लेकिन तभी अचानक टायसन उड़ते हुए उसके पास आता है। यंग मास्टर, आपको तो एक बहुत कीमती खजाना मिल गया। क्या आप अपने जिंदगी प्रदान पेड़ से कुछ बूंदे निकालकर मुझे दे सकते? उसने यह सारी चिकनी चुपड़ी बातें ऐसे की जैसे कोई वफादार कुत्ता अपने मालिक से भूख लगने पर रोटी मांगता है। तुम तब कहाँ छिप गए थे जब मैं कालिका से मुकाबला कर रहा था, और अब बाहर निकल कर आए हो जब सब कुछ खत्म हो चुका है? आर्यन ने उससे मुंह फेरते हुए कहा। वो ऐसा दिखा रहा था जैसे उससे बहुत नाराज हो। यंग मास्टर, वो तो मैं बस उसकी छुपकर कमजोरी पता लगाने की कोशिश कर रहा था। आपको क्या लगा मैं कहीं डरकर भाग गया? मैं प्राचीन गरुड़ किंग हूँ जो इतनी आसानी से किसी चीज से नहीं डरता। टायसन ने डींगे हाँकते हुए सफाई दी। उसको इतनी लंबी लंबी डींगे हाँकता सुन आर्यन ने सिर हिलाया। चलो छोड़ो, हमें यहाँ से निकलना होगा, मैं तुम्हें कुछ बूंद दे दूंगा। वो उसकी बकबक ज्यादा देर तक नहीं सुन सकता था। इसके बाद आर्यन ने टायसन की पीठ पर बैठकर उड़ते हुए उस पूरी जगह का जायजा लिया। मुझे नहीं लगता अब यहाँ एक भी बूंद जिंदगी प्रदान पानी की बची हुई होगी, लेकिन मुझे एक बार जिंदगी प्रदान पेड़ की मदद से देख लेना चाहिए, शायद कुछ बूंदे मिल ही जाएं। वहाँ उनके आने से पहले जितना भी पानी था सब सूख चुका था, गीली मिट्टी के अलावा वहाँ कुछ नहीं बचा था। आर्यन ने अपने शरीर से जिंदगी प्रदान पेड़ को बाहर निकाला, शायद इस उम्मीद में कि उसे गीली मिट्टी द्वारा सोखी गई कुछ बूंदे ही मिल जाएं। जिंदगी प्रदान पेड़ धरती और स्वर्गीय शक्तियों को सोख सकता था, इसलिए आर्यन के उसमें शक्तियां भरते ही वो चमकने लगा और आसपास जितना भी सूखा इलाका था उसमें से धरती और स्वर्गीय शक्तियों को सोखने लगा। लगभग 1 घंटा सोखने के बाद आर्यन को आखिरकार कुछ बूंदे जिंदगी प्रदान पानी की मिल ही गई, जिन्हें उसने एक नीले रंग की बोतल में भर लिया था। पता नहीं मैं इस जिंदगी प्रदान पानी की मदद से आलिया को ठीक कर पाऊंगा या नहीं। उसे अभी भी थोड़ा शक था कि इसकी मदद से वो आलिया का पॉइजन बाहर निकाल पाएगा या नहीं। यंग मास्टर, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। यह पानी जिंदगी प्रदान पेड़ से निकला है जिसमें शुद्ध धरती और स्वर्गीय शक्तियां होती हैं। अब तो आपके पास जिंदगी प्रदान पेड़ भी है, आप जितनी चाहें उतनी पानी की बूंदें प्राप्त कर सकते हैं। इसकी मदद से पक्का आपकी छोटी बहन ठीक हो जाएंगी, टायसन ने आर्यन को दिलासा देते हुए कहा। वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी, हमारे पास आलिया को ठीक करने का इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। चलो अब चलते हैं और जाकर एल्डर पवन और मिस माया से मिलते हैं। आर्यन ने पानी की बोतल को मुट्ठी में कसकर पकड़ते हुए कहा। उसके पास अब जिंदगी प्रदान पानी पर भरोसा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसके बाद आर्यन टायसन की पीठ पर बैठ उड़ते हुए पवित्र पहाड़ी से निकल जाता है। कुछ देर बाद वो लोग दिव्य पहाड़ी से भी बाहर आ जाते हैं।
इस वक्त आर्यन टायसन के ऊपर बैठे हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर उड़ रहा था। नीचे सभी निगरानी के लिए तैनात किए गए योद्धा आराम से सो रहे थे। प्लेटफॉर्म पर किसी भी क्लान एल्डर को ना देख आर्यन ने कहा, लगता है सब लोग यहाँ से जा चुके हैं। उसके बाद उसने सोचा, पता नहीं आलिया किस हाल में होगी। टायसन, चलो हमें पहले विक्टोरिया शहर जाना होगा। उसने टायसन को विक्टोरिया शहर की तरफ उड़ने का इशारा किया। इसके बाद वो लोग उड़ते हुए वहां से विक्टोरिया शहर की ओर बढ़ने लगते हैं। यंग मास्टर, हम जब तक विक्टोरिया शहर पहुंचेंगे तब तक आप अपनी खर्च हुई शक्तियों को वापस भर लो, मैं आपको शांति से वहां पहुंचा दूंगा। टायसन ने आर्यन की खत्म हुई शक्तियों को महसूस करते हुए कहा। इसके बाद वो लोग वहां से तेजी से उड़ते हुए विक्टोरिया शहर में दत्त क्लान की तरफ बढ़ने लगते हैं। क्या आर्यन जिंदगी प्रदान पानी की मदद से ठीक कर पाएगा आलिया के पॉइजन को? क्या होगा जब सबको पता चलेगा आर्यन अभी भी मरा नहीं, जिंदा है? आखिर क्या होने वाला है? आर्यन ट्रेनिंग करते हुए अभी टायसन की पीठ पर बैठकर उड़ते हुए विक्टोरिया शहर की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक भारी बारिश हुई। बिजली की गर्जन के साथ पूरा आसमान चमकने लगा। काले बादलों ने पूरे महाद्वीप को ढक लिया। अगले ही पल आर्यन के सिर पर एक शक्तिशाली बिजली आकर गिरी। उसने तुरंत अपना सिर पकड़ लिया। उसे इस वक्त असहनीय दर्द हो रहा था। दर्द इतना बढ़ गया कि उसका दिमाग लगभग फटने वाला था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो गई। दूसरी दुनिया। अचानक ड्रैगन पहाड़ी के पीछे की तलहटी में छप्पर वाली एक झोपड़ी की छत पर बिजली गिरी। बूम डॉट। तभी एक जवान लड़का अचानक बिस्तर पर खड़ा होकर बैठ गया। उसका सिर ठंडे पसीने से लथपथ था और वो जोर जोर से कराह रहा था। जैसे ही उस जवान लड़के ने अपने चारों ओर उस फूस की झोपड़ी में साज सज्जा को देखा, वो तुरंत स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। यह मैं कहाँ हूँ? कुछ भी ठीक नहीं है। मैं तो टायसन के ऊपर बैठकर विक्टोरिया शहर की ओर जा रहा था और अपनी छोटी बहन आलिया के लिए दिव्य पहाड़ी से जिंदगी प्रदान पानी भी लाया था ताकि उसे जल्द से जल्द ठीक कर सकूं। रुको! वो लड़का एक बार फिर दंग रह गया। ऐसा लगता है कि बिजली का झटका मेरे मस्तिष्क पर लगा। मेरे पास यह देखने का भी समय नहीं था कि मेरे बेहोश होने से पहले मेरे साथ क्या हुआ। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि आर्यन था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ है। आर्यन ने अपनी हालत देखी, लेकिन तभी वो दंग रह गया। उसके शरीर में कोई भी मार्शल सॉल महसूस नहीं हो रही थी, ना ही उसकी शक्तियां महसूस हो रही थी। यहाँ तक कि बैरियल प्लेस और अमीरा का भी कोई संकेत नहीं था। आर्यन का सिर अब चकराने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से बेहोश हो जाएगा। खुद को संभालते हुए उसने एक बार फिर से अपने शरीर की अच्छे से जांच की, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो कितना भी देख ले, शक्तियां, मार्शल सॉल और यहाँ तक बैरियल प्लेस, उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। टायसन, तुम कहाँ हो? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? उसने टायसन को आवाज दी, लेकिन वो कितना भी उसे पुकार ले, उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा था। पल भर में उसके दिमाग में हजारों तरह के विचार उमड़े और बिगड़ने लगे। वो अब कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं था। आर्यन के साथ जीवन पता नहीं कौन कौन से और क्या क्या खेल रच रहा था। पहले तो 15 साल की उम्र में उसने एक हाई लेवल स्वार्ड सॉल जागृत की थी, जिसे उसी की मंगेतर द्वारा धोखा देकर चुरा लिया गया। यहाँ तक कि उसने तो लगभग उसे मार ही दिया था। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ और उसे फिर से एक नया जीवनदान मिला और उसे एक नहीं दो मार्शल सॉल प्राप्त हुई थी, जिनकी मदद से वो आसानी से अपनी मंगेतर से बदला ले सकता था। इसके अलावा उसे उपहार के रूप में एक बैरियल प्लेस नाम का तोहफा भी मिला था। वहां उसकी मुलाकात अमीरा नाम की एक लड़की से हुई, जो उसके लिए किन्हीं परिकथाओं जैसी एक परी थी। वो थोड़ी अजीब थी, जिसे अलग अलग तरह के स्वादिष्ट व्यंजन खाना पसंद थे, लेकिन वो उसके लिए किसी गुरु से कम नहीं थी जो उसकी हमेशा मदद करती। आर्यन अभी भी झोपड़ी के अंदर उसी लकड़ी से बने बिस्तर पर बैठा था। उसे रह रहकर अपनी छोटी बहन और दादाजी की याद सता रही थी। पता नहीं आलिया की तबीयत कैसी होगी, उसने उदासीन भाव में सोचा। उसे आलिया की फिक्र खाई जा रही थी। पता नहीं दादाजी क्या कर रहे होंगे। आर्यन उन सभी लोगों के बारे में सोचते हुए जो उसके प्यारे थे भावुक हो गया था।
वो अभी उन सभी लोगों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसका सिर भयानक दर्द से फटने लगा। अचानक उसके सिर में कुछ चमकने लगा। यह एक चौकोर डब्बे जैसे था जिसका काला पारदर्शी रंग था। यह क्या बला है? कहीं मेरे दिमाग के अंदर चंडालिका की आत्मा तो नहीं घुस गई? वो यह देख दंग था, लेकिन थोड़ा डरा भी हुआ था क्योंकि उसे नहीं पता था यह चीज आखिर क्या है। तभी उसे अपने दिमाग में एक आवाज सुनाई दी, डिंग। वो चौकोर डिब्बे जैसी चीज खुली और उसके सामने एक चमकती हुई चीज दिखाई देने लगी। आर्यन हैरान रह गया। बेरियल सिस्टम को सक्रिय करने के लिए होस्ट आर्यन को बधाई। क्या आप अपनी विशेषताओं की जांच करना चाहते हैं? एक लड़की की मीठी लेकिन थोड़ी कड़कड़ी आवाज सुनाई दी। आर्यन एक पल के लिए कोई प्रतिक्रिया देने में असमर्थ था। उसने फटी हुई आंखों से एक बार फिर उस चीज को देखा जो उसके दिमाग में कहे गए इन शब्दों के साथ चमक रही थी। उसको ज्यादा हैरानी उन अजीब शब्दों से नहीं थी जो उसके दिमाग में किसी चौकोर डब्बे जैसी चीज पर चमक रहे थे। उसको हैरानी तो उस लड़की की आवाज सुनकर हुई थी। यह तो सीनियर की आवाज है, लेकिन उन्हें क्या हो गया है जो वो इतनी सख्त आवाज में बोल रही हैं? आर्यन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे अंदर ही अंदर अमीरा की आवाज सुन बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। सीनियर, आप कहाँ हैं? और आपकी आवाज को क्या हो गया है? और यह हम कौन सी जगह है? यहां मेरी शक्तियां भी महसूस नहीं हो रही है। उसने एक साथ सवालों की लाइन लगी दी, लेकिन उसे फिर से निराशा हाथ लगी। उसके किसी भी सवाल का उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। इसके कुछ देर बाद एक बार फिर उसके दिमाग में आवाज सुनाई दी, होस्ट आर्यन, क्या आप अपनी विशेषताओं के बारे में जानकारी चाहते हैं? यह बिल्कुल अमीरा जैसी आवाज थी। सीनियर, क्या हुआ है आपको? आखिर आप ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हैं? आर्यन ने एक बार फिर से पूछा, लेकिन जैसे इस आवाज ने तो उसे निराश करने का ठेका ले रखा था। उसे फिर से कोई जवाब नहीं मिला। होस्ट आर्यन, क्या आप अपनी विशेषताओं के बारे में जानकारी चाहते हैं? वो आवाज एक बार फिर से सुनाई दी। इस बार आर्यन ने झुंझलाते हुए गुस्से में कह दिया, हाँ, मैं चाहता हूं। तभी उसके दिमाग में एक बार फिर से उस डिब्बे जैसी चीज का रुख बदलता है। अब उस पर चमकते हुए कुछ शब्द दिखाई देने लगते हैं। नाम आर्यन सिंह, लेवल 0, शक्तियों की रैंक युद्ध मास्टर, युद्ध आत्मा, युद्ध राज, युद्ध बुजुर्ग, युद्ध सम्राट, सर्वसम्राट। प्रत्येक रैंक को 9 लेवल में विभाजित किया गया है। एनर्जी लेवल 0 पॉइंट, स्किल्स कुछ भी नहीं, लक मूल्य कुछ भी नहीं, चार्म मूल्य कुछ भी नहीं, स्ट्राइकिंग मूल्य 100 पॉइंट्स। आर्यन इन शब्दों को देख उलझन में नजर आ रहा था। उलझन इस बात की नहीं थी कि वो इन शब्दों को समझ नहीं पा रहा था, बल्कि इस बात की थी वो इनका मतलब और उद्देश्य नहीं समझ पा रहा था। आर्यन को पता नहीं, लेकिन वो किसी अजीब कारण से इन शब्दों को पढ़ और समझ सकता था। यंग मास्टर, आप उठ गए। जिस वक्त आर्यन उस बेरियल सिस्टम का अध्ययन कर रहा था, नौकरानी की तरह कपड़े पहने एक यंग लड़की जल्दी से झोपड़ी के अंदर आई। आर्यन को बिस्तर के किनारे बैठे देखकर वो हैरान रह गई। ओवल चेहरा, विलो पत्ती जैसी भौहें, आंखें वसंत के पानी की तरह साफ, आत्मा ऊर्जा से भरी हुई और सुनहरे अनुपात में तैयार थी। क्योंकि वो अभी भी यंग थी और अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी। जब तक उसे कुछ और साल दिए जाते, वो निश्चित रूप से एक ऐसी सुंदरता होगी जो परियों को भी पछाड़ सकती थी। आर्यन को कुछ याद नहीं आ रहा था। आखिर यह लड़की कौन है? वो उसे कैसे जानती है? वो अब उसका चेहरा गौर से देख याद करने की कोशिश करने लगा। अचानक तभी बिजली करंट की तरह उसके दिमाग में एक झटका लगा और उसके दिमाग में एक अलग इंसान की यादें दौड़ने लगीं, जो आर्यन की तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसे सिर में थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन वो असहनीय नहीं था। यादें स्थानांतरित हुई। एक कड़कड़ी ठंडी आवाज उसके दिमाग में सुनाई दी, आखिर तुमने किसकी यादें मेरे दिमाग में घुसा दी? और यह कौन शख्स हैं? ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही हूँ, लेकिन मैं हूँ भी नहीं। आर्यन ने गुस्से भरी आवाज में पूछा, लेकिन वो तेज आवाज में नहीं बोला क्योंकि लड़की अभी भी वहीं खड़ी थी।
होस्ट की आत्मा जिस शरीर में है, यह यादें उसी इंसान की है। अब वो इंसान मर चुका है, इसलिए उसकी यादें भी होस्ट की हुई, उसने कहा। आर्यन यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसका शरीर जहां था वहीं अकड़ गया। वो सोचने लगा कि क्या मेरी आत्मा? इसका मतलब मैं उस दिन मर चुका था। उसका चेहरा दूध की तरह सफेद पड़ गया। किसी तरह अपने होश संभाल कर उसने फिर से पूछा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरी मृत्यु किस कारण हुई? आपकी मौत किसी साजिश के चलते हुई थी। उसके बाद आपकी आत्मा इस दुनिया में आ गई। आर्यन दंग रह गया। साजिश? आखिर मुझे किसने और क्यों मारा होगा? मेरा तो इतना शक्तिशाली कोई दुश्मन भी नहीं था, मुझे पता तक नहीं चला कि मेरी मृत्यु भी हो गई, उसने मन ही मन सोचा। क्या आप बता सकती हैं मुझे किसने और क्यों मारा? उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद करते हुए पूछा। उसे जानना था आखिर उसका ऐसा कौन सा दुश्मन था जिसने उसकी मौत की साजिश रची। 2 मिनट तक सन्नाटा छाया रहा, लेकिन वो अमीरा जैसी कड़कड़ी आवाज फिर से सुनाई नहीं दी। आर्यन समझ चुका था जिस सवाल को वो जवाब देना नहीं चाहती, उस वक्त वो कुछ नहीं बोलती थी, इसलिए उसे अब इतनी ज्यादा झुंझलाहट नहीं हुई। लेकिन वो जानना चाहता था आखिर उसके साथ हुआ क्या था, इसलिए उसने एक और सवाल पूछा। सीनियर, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मैं उस दुनिया में कैसे वापस जा सकता हूं? आप केवल बैरियल सिस्टम को अपग्रेड कर ही दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। उसके लिए आपको सर्वसम्राट से भी अधिक शक्तिशाली बनना होगा। सर्वसम्राट? यह किस तरह की शक्तियां हैं? आर्यन ने उलझन में पूछा। उसे नहीं पता था यह किस तरह की शक्तियां हैं। आपको जल्द ही पता लग जाएगा। बैरियल सिस्टम द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा, उस सिस्टम ने कहा। सिस्टम? आप चाहे जो भी हो, मुझे आपकी आवाज मेरी सीनियर जैसी लग रही है, इसलिए क्या मैं आपको सीनियर कहकर पुकार सकता हूँ? वो सच में चाहता था कि वो काश अमीरा होती। आप जिस तरह चाहें उस तरह पुकार सकते हैं, सिस्टम को कोई आपत्ति नहीं है, सिस्टम ने कहा। ठीक है सीनियर, आर्यन ने उत्साहित होते हुए कहा। यंग मास्टर, आप ठीक है ना? आर्यन को काफी देर से चुपचाप बैठे देख उस नौकरानी लड़की ने पूछा। हाँ रूबी, मैं ठीक हूँ, आर्यन ने तुरंत जवाब दिया। उसे नहीं पता था कि वो कितनी देर से सिस्टम से बातें कर रहा था। उस नौकरानी लड़की का नाम रूबी था। आर्यन के माता पिता कई सालों से लापता होने के कारण आर्यन ने सबसे बोलना बंद कर दिया था, इसलिए उसके दादाजी ने रूबी को गोद ले लिया ताकि उन दोनों की दोस्ती हो सके। उसके बाद वो दोनों एक साथ ही बड़े हुए। आर्यन को यह सब उन यादों से पता चला था जो अब उसकी बन चुकी थी। आखिर आर्यन किस दुनिया में आ चुका था? क्या वो यहाँ से निकलने में कामयाब रहेगा? आखिर आर्यन को मारने के लिए किसने साजिश रची और उसे किसने जान से मारा था? आर्यन की रक्त वाहिका निकाली जा चुकी थी, उसकी पांसुएं टूट गई थी और उसे परिवार द्वारा पहाड़ की तलहटी में एक छप्पर वाली झोपड़ी में छोड़ दिया गया था। लेकिन फिर भी रूबी उसका पीछा करती थी और पूरे दिल से आर्यन की देखभाल करती थी। इस साल अगर रूबी उसकी देखभाल के लिए नहीं होती तो आर्यन की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी होती। आर्यन उसका आभारी था। हालांकि वो अतीत का आर्यन नहीं था, उन यादों ने उसे बताया कि यह लड़की इस दुनिया में एकमात्र इंसान थी जिसने वास्तव में उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। रूबी को इस दूसरी दुनिया में उसका एकमात्र रिश्तेदार भी माना जा सकता था। इससे पहले की दुनिया में उसका एकमात्र परिवार छोटी आलिया और दादाजी थे। आर्यन को रिश्तों की अहमियत पता थी, इसलिए वो इस दुनिया में भी अपने जो भी रिश्ते हैं उनको अच्छे से निभाएगा। आर्यन ने उसकी बात का जवाब देते हुए बस हल्के से सिर हिलाया, हाँ। तभी अचानक तड़ाक डॉट आंगन के दरवाजे पर लात मारी गई। रूबी, तुम्हें दिया गया वक्त आज खत्म हो चुका है। देखते हैं कि अब तुम कहाँ छिपने वाली हो, एक तीखी आवाज आई। झोपड़ी के अंदर रूबी का चेहरा ठंडा हो गया और वो डर से कांपने लगी। आर्यन की लंबी भौहें फड़क उठीं, उसे आवाज जानी पहचानी लग रही थी, किशोर। इस दुनिया में आर्यन का एक बड़ा और समृद्ध परिवार था जो सिंह परिवार के नाम से जाना जाता था। पता नहीं कैसे, लेकिन संयोग से उसकी पिछली दुनिया में भी उसके परिवार को सिंह परिवार के नाम से जाना जाता था। किशोर इस दुनिया के सिंह परिवार का ही एक हिस्सा था।
हिस्सा बोलना गलत होगा, वो बस एक नौकर था। रूबी ने आर्यन को जवाब देते हुए सिर हिलाया। वो यहाँ कर्ज मांगने आए हैं। कैसा कर्ज? आर्यन को इन चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसने कभी भी जीवन की परवाह नहीं की थी और रूबी ने हमेशा इसका ध्यान रखा था। हालांकि जहां तक वो जानता था, यह किशोर बेहद ठरकी था। वो लंबे समय से रूबी की सुंदरता के लिए लालायित था। रूबी ने नीची आवाज में कहा, कुछ दिन पहले मैंने उससे आपके इलाज के लिए दवा खरीदने के लिए पैसे उधार लिए थे। मैंने पहले कहा था कि मैं 3 महीने के बाद पैसे चुका दूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि किशोर 3 दिनों में क्यों बदल गया। तुम अभी भी बाहर नहीं निकल रही हो? किशोर की आवाज एक बार फिर आंगन में गूंजी। वो अभद्र तरीके से हंसा और कहा, अगर तुम मेरे साथ एक रात सोने के लिए तैयार हो तो शायद मैं पैसों के बारे में भूल सकता हूँ। इसके कुछ देर बाद उसने फिर से कहा, रूबी, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, मेरी दया का यह मौका मत चुको। अतीत में जब आर्यन एक प्रतिभाशाली लड़का था, वो तुम्हारी रक्षा कर सकता था, लेकिन अब वो कचरे का एक टुकड़ा है। कचरे का एक टुकड़ा जो सिंह परिवार के लिए शर्म की बात है। पूरा सिंह परिवार उसके मरने का इंतजार कर रहा है। तुम केवल अकेली हो जो उसके पीछे हो। उसकी जगह तुम मेरी सेवा करो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। हाँ हाँ हाँ। आर्यन को गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि एक छोटे से नौकर ने भी उसे धमकाने की हिम्मत की। भाड़ में जाओ, आर्यन गुस्से में बड़बड़ाया और तुरंत झोपड़ी से बाहर निकलकर कहा है, किशोर, मुझे लगता है कि तुम जीने से थक गए हो। एक छोटा नौकर मेरे आर्यन के लोगों को धमकाने की हिम्मत कर रहा है। किशोर चौंक गया, थोड़ा हैरान हुआ और फिर हंसा। ओह, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम सिंह परिवार का एक हिस्सा हो? तुम अब सिर्फ कचरा हो, एक टूटी हुई पंसली के साथ कचरा। तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम कौन हो? तुम पेशाब करके उसमें खुद को क्यों नहीं देखते? हम उसकी नजरों में आर्यन बस एक बेकार कचरे का टुकड़ा था जिसे इज्जत देने में कोई ज्ञान नहीं था। वो ही नहीं बल्कि सिंह परिवार में कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता था, क्योंकि वो एक टूटी हुई पंसली के साथ एक कचरा था जो किसी विकलांग से कम नहीं था। आर्यन ने अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया, अपने दांतों को इतनी जोर से पीसा कि वो आवाजें करने लगे। किशोर मजाक में हंसा, ओह, गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आओ आओ और मुझे मारो, चलो देखते हैं कि क्या तुम्हारे जैसा कचरा मेरे कपड़ों तक को छू सकता है। रूबी ने तुरंत आर्यन को पीछे खींचा। उसने सिर हिलाया और कहा, यंग मास्टर, वो लेवल 1 का योद्धा है, उसकी शक्तियां आपसे ज्यादा हैं, आप उसके साथ नहीं लड़ सकते। लेवल 1 का योद्धा इतना घमंडी? यह सही है, क्योंकि आर्यन का लेवल 0 पर था, जिसका अर्थ था कि उसका कोई लेवल नहीं था। उसकी शक्तियां किशोर के आसपास भी नहीं थी। यही कारण था कि वो इतना घमंडी था। किशोर जोर से हंसा, क्या बात है? बच्चा डर गया। तुम आने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहे? मैं तुम जैसे कचरे को एक हाथ से मार सकता हूँ और तुम अभी भी मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कर रहे हो। तुम खुद को समझते क्या हो? आर्यन के तन बदन में आग लग गई, उसके अंदर गुस्से की ज्वालामुखी फूट गई। रूबी, यह पैसे वापस करने का समय है। आज या तो तुम पैसे वापस कर दो या रात में सोने के लिए मेरे साथ चलो, या फिर तुम मेरे तरीके जानती हो। बेशक मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारे जैसी नाजुक कलीसी सुंदरता को अपने पास रखना पसंद करूंगा, लेकिन यह कचरा आर्यन ही। किशोर ने रूबी के नाजुक छोटे चेहरे को देखा और आगे क्या होगा सोचने के लिए छोड़ दिया। रूबी किशोर के इरादे समझ गई। अगर वो उसके साथ नहीं गई तो वो आर्यन को जान से मार देगा। अंत में उसने एक नजर आर्यन को देखा और एक कदम आगे बढ़ा दिया। अचानक आर्यन ने रूबी का हाथ पकड़कर पीछे खींचा और कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ इस दुनिया में कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। आर्यन एक कदम किशोर की ओर बढ़ाने ही वाला था कि तभी उसके दिमाग में बैरियल सिस्टम की आवाज गूंजी। होस्ट, क्या आप 10 स्ट्राइकिंग पॉइंट खर्च कर टोर स्किल खरीदना चाहते हो? आर्यन उलझन में था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बैरियल सिस्टम उससे क्या कहना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने सिर हिला दिया। हाँ, अगले ही पल अचानक वो एक अंधेरी दुनिया में पहुंच गया। उसका पैर किसी चीज के ऊपर पड़ा। उसने जब देखा
एक टोर का पेट फटा हुआ था और वो खून में लथपथ जमीन पर रेंग रहा था। होस्ट, आपको इस टोर को मारना होगा, सिस्टम ने एक कड़कड़ी आवाज में कहा। आर्यन दंग रह गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहली बात तो पता नहीं वो किस जगह था, दूसरी बात उसे अब मेढक जैसे दिखने वाले एक जानवर को मारने के लिए कहा जा रहा था। लेकिन यह अलग बात थी, वो टोर पहले से ही मरने की कगार पर था। आर्यन हिचकिचाया, लेकिन अगले ही पल उसने उस टोर को मार डाला। इसमें उसे कोई अतिरिक्त बल भी नहीं लगाना पड़ा। होस्ट, आर्यन टोर के मरने पर आपको 10 EXP पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं। होस्ट आर्यन, आपको एक टोडिंग स्किल प्राप्त हुई है। क्या आप उसे कल्टीवेट करना चाहते हैं? होस्ट आर्यन, आपकी शक्तियां 0 से बढ़कर लेवल 1 की हो चुकी हैं। आर्यन के दिमाग में सिस्टम की 3 आवाजें सुनाई दी। आर्यन उलझन में था, उसे नहीं पता था कि EXP पॉइंट्स क्या चीज है, ना उसे टोडिंग स्किल के बारे में कुछ पता था। लेकिन वो लेवल 1 की शक्तियों को समझ सकता था। उसकी यादों में शक्तियों की 6 रैंक थी: युद्ध मास्टर, युद्ध आत्मा, युद्धराज, युद्ध बुजुर्ग, युद्ध सम्राट, सर्वस्म्राट। प्रत्येक रैंक को 9 लेवल में विभाजित किया गया था। लेकिन पहली युद्ध मास्टर रैंक में पहुंचने के लिए एक योद्धा को 9 लेवल पार करने होते थे, तब जाकर वो एक युद्ध मास्टर रैंक में पहुंचता था। ऐसे ही युद्ध मास्टर रैंक से युद्धात्मा रैंक में पहुंचने के लिए 9 लेवल पार करने होते थे। ऐसे ही प्रत्येक रैंक में पहुंचने के लिए 9 लेवल पार करने होते थे। आर्यन की शक्तियां पहले 0 थी, लेकिन अब उसकी शक्तियां लेवल 1 की हो चुकी थी। किशोर की शक्तियां भी लेवल 1 पर थी। इसके बाद आर्यन का ध्यान टोडिंग स्किल पर गया। उसे नहीं पता था कि वो क्या है, लेकिन वो इतना समझ सकता था कि यह किसी प्रकार की कोई युद्ध स्किल है। इसलिए उसने कहा, मैं कल्टीवेट करना चाहता हूँ। तभी उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। उसका पूरा शरीर किसी भट्टी में तंदूर की तरह जलने लगा। उसके पूरे शरीर में अत्यधिक दर्द होने लगा, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सका, और वो अचानक एक कीचड़ भरी जमीन पर गिर गया। आर्यन इस वक्त किशोर के सामने अपने आंगन की कीचड़ भरी जमीन पर गिरा था। उसको नीचे जमीन पर गिरता देख रूबी के चेहरे का रंग बदल गया। यंग मास्टर, उसकी आवाज में चिंता साफ महसूस हो रही थी। उसे नहीं पता कि वो अचानक क्यों गिर गया। आर्यन ने भले ही उस अंधेरी दुनिया में काफी समय गुजारा था, लेकिन यहाँ बस कुछ पल ही गुजरा था। उसका शरीर यहीं सबके सामने मौजूद था। शायद उसकी सॉल उस अंधेरी दुनिया में गई थी। जब आर्यन किशोर को मारने के लिए आगे बढ़ा था, तभी अचानक वो नीचे गिर गया। यह देखकर किशोर बेतहाशा हंसा, बेकार कचरा, भले ही तुम मेरे सामने घुटने टेक दो, लेकिन आज कोई भी मुझे रूबी के साथ सोने से नहीं रोक सकता। आर्यन से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसका शरीर तोप के गोले की तरह उछला। सामने खड़े किशोर को अचानक पेट पर 2 लात पड़ी। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि उसे कोई प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं मिला। लात पड़ने से किशोर हवा में उछल गया, लेकिन इससे पहले वो नीचे गिरता, उसके पेट, चेहरे और पीठ पर किसी बिजली की स्पीड में ताबड़तोड़ घूंसे और लात पड़ी। उसकी आंखें सॉकेट से बाहर निकलने वाली थी। अत्यधिक दर्द से वो रोना चाहता था, लेकिन अगले ही पल उसे एक और लात पड़ी और उड़ते हुए वो एक मिट्टी की दीवार से टकरा गया, जिससे वह ढह गई। आर्यन ने किशोर के चेहरे पर एक पैर रखा, उसकी ओर देखा और सख्त लहजे में कहा, एक कुत्ता मेरे सामने अभिमानी होने की जुर्रत करता है, क्या तुम्हें जिंदगी से प्यार नहीं है? किशोर को इतना दर्द हो रहा था कि उसके आंतरिक अंग टूटने वाले थे, लेकिन वो अभी भी हमेशा की तरह गुरूर से भरा हुआ था। आर्यन, बेहतर होगा कि तुम मुझसे माफी मांग लो, अन्यथा मैं तुरंत सिंह परिवार के एल्डर्स से शिकायत करूंगा। अगर तुम मुझे आहत करने की हिम्मत करोगे तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम इसके 10 गुना परिणाम भुगतो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी जिंदा रह सकते हो? आर्यन ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। किशोर का शरीर कांप उठा और कहा, है एक कचरा मुझे मारने की हिम्मत करेगा? मेरे चाचा तुम्हें जाने नहीं देंगे। जब रूबी ने सुना कि आर्यन किशोर को मारना चाहता है, तो वो तुरंत होश में आ गई और यह कहते हुए दौड़ पड़ी, है यंग मास्टर, अगर वो मर गया तो वेदांत हमें जाने नहीं देगा। किशोर ने कहा, है कचरे, क्या तुमने यह सुना है? अगर तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो तो मैं। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता, आर्यन ने अपने पैर से उसके सिर को किसी खरबूजे की तरह फोड़ दिया। फटाक।
क्या होगा जब सिंह परिवार को किशोर के मरने की खबर मिलेगी और पता लगेगा कि आर्यन ने उसे मारा है? क्या होगा आर्यन के इस रोमांच से भरे सफर का अगला पड़ाव? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोज वर्स पर। धन्यवाद।